नाजरीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। व्यूवर्स, हमारी प्रोग्राम KNI के तवज्जुह से हमेशा ये कोशिश रही है कि जो पब्लिक इशूज़ हैं, जो अवामी मसाइल हैं, हम उनको उजागर करें और उनका हल तलाश करें। आम आवाम की आवाज़ को हम हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। इसके अलावा KNI के ज़रिए हम आपको मुख्तलिफ़ जो इंजॉय की जगह होती हैं, मुख्तलिफ़ जो पार्क्स होती हैं, मुख्तलिफ़ जो वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, PHA के जो पार्क्स हैं, हम आपको वहाँ पे विज़िट करवाते रहते हैं। हम आपको बताते हैं कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर और आप मेरे राइट और लेफ़्ट देख सकते हैं कि ये यहाँ पे परिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। आज हम आपको यहाँ का विज़िट करवाएंगे कि जो जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क का अमला है वो किस तरह काम कर रहा है। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे आके किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। आइए चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जल्लो वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम के अंदर और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो इक़साम के जो परिंदे हैं, जानवर हैं, वो रियल में तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इन परिंदों को, जानवरों की रखे गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क आदिल मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, ये बड़ा खूबसूरत सा आपने एक यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है, वाइल्ड लाइफ का जो म्यूज़ियम बनाया गया है। पाकिस्तान के जो शहरी हैं और जो हमारे लाहौर के जो रहायशी हैं, अगर वो यहाँ पे विज़िट करते हैं उनको यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे हमने एक्चुअली जितने भी पंजाब के हैबिटेट्स हैं, मेजर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं, उनको एक सिंक्रोनी में हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है और उनसे मुतल्लिका जितने भी जानवर हैं हमारे पास हमने, ताकि ये बेसिकली है लोगों की अवेयरनेस के लिए, ताकि जनरल पब्लिक जो वाइल्ड में नहीं जा सकती है, जिसकी एक्सेस नहीं है, हर बंदे की एक्सेस नहीं होती वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पे आके इजीली जो है वो सारे हैबिटेट्स का भी देख सकते हैं, उनमें एनिमल्स कौन से हैं, उन एनिमल्स का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। ये बेसिकली प्रोग्राम इनिशिएट करवाया गया था लोगों में, जनरल पब्लिक में अवेयरनेस के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिहाज से, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया गया। अच्छा, ये ऊपर वेटलैंड लिखा हुआ है, तो इसके हवाले से थोड़ा आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि वेटलैंड से क्या मतलब, वाइल्ड लाइफ के अंदर आप इससे क्या मतलब लेते हैं? पंजाब में हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे वेटलैंड जो एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास, जहाँ पे मेजर बर्ड की जो स्पेशीज़ हैं, ख़ास तौर पे इस तरह की बर्ड की स्पेशीज़ जो बाहर से माइग्रेंट स्पेशीज़ होती हैं, आके यहाँ पे रेजिडेंट करती हैं सर्दियों के टाइम पे और फिर वापस चली जाती हैं। तो उसको पोर्ट्रे करने के लिए कि वहाँ पे कौन सी स्पेशीज़ आती हैं मेजर और किस टाइम पे आती हैं, वो सारा एक हमने जो है ना यहाँ पे लुक दिया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बाहर से मुख्तलिफ जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं उनके यहाँ पे आने की वजूहात क्या होती हैं और यहाँ पे आकर उनको किस तरह का माहौल मिलता है? बाहर से जब एक्चुअली नवंबर का स्टार्ट होता है, अक्टूबर का एंड और नवंबर का स्टार्ट, तो फिर बाहर जब क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती हैं वो एक्सट्रीम होने लग जाती हैं, टेम्परेचर लो होने लग जाते हैं, तो फिर ये जो बर्ड्स होते हैं ये माइग्रेट करते हैं सब कॉन्टिनेंट की तरफ, पाकिस्तान आते हैं, आगे इंडिया तक जाते हैं, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। तो ये फिर जैसे ही फिर जब सीज़न जो है वो नॉर्मल होना शुरू होता है मार्च के करीब, ये फिर वापस जो है जिस रूट से ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसी रूट से ये वापस चले जाते हैं। अच्छा, हमारे पास वेटलैंड के अलावा और भी यहाँ पे एरियाज़ हैं। ये मैं आपको बताऊँ कि मार्शी एरिया, ये मार्शी एरिया से क्या आप मतलब हमारे व्यूवर्स को बताएं। आपको तो इस चीज़ को जानते हैं कि आपने वाइल्ड लाइफ के अंदर एक अरसा गुजारा है, आपने टाइम दिया हुआ है, लेकिन हमारे व्यूवर्स इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि ये मार्शी एरिया क्या चीज़ है? मार्शी एरिया बेसिकली हमारे पास रिवर एंड ट्रैक के एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा, उसके साथ साथ जो दलदली एरिया जिसको हम आम ज़ुबान में कह सकते हैं, रिवर एंड ट्रैक्स के साथ हमारी बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो है ना एग्जिस्ट करती है। ख़ास तौर पे इसके अंदर एक मेजर जो स्पीशीज़ है हमारे पास डियर की, हॉग डियर। हॉग डियर की हैबिटेट ही जो है वो होती है मार्शी एरिया की, रिवर एंड ट्रैक के साथ साथ, तो उसके लिए हमने ये मेजर बनाया जिसके अंदर हॉग डियर भी हमने पोर्ट्रे किया हुआ है, बाकी स्पीशीज़ भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो हॉग डियर होता है ये हमारे पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब की हम बात करें कि वाइल्ड लाइफ पंजाब डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, पंजाब में इसकी कितनी तादाद में मौजूद है? हॉग डियर जो है हमारे पास रिवर एंड ट्रैक में के साथ साथ भी है, छंगा मंगा में इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अराउंड 1000 के करीब जो है हमारे पास ये छंगा मंगा में वाइल्ड में पाया जाता है। उसके अलावा बॉर्डर एरिया के साथ साथ जो कि हमारे गेम रिज़र्व एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हॉग डियर की अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है, तो मोर देन 2000 प्लस जो है ना हमारे पास हॉग डियर वाइल्ड में मौजूद है। अच्छा, इसमें मार्शी एरिया के अंदर आपने कौवे को भी यहाँ पे रखा हुआ है, स्नेक भी है,
ठीक है, हॉक डियर है, फिर उसमें आपने पैरट भी रखा हुआ है। तो इन स्पीशीज़ की आपस में क्या ताल्लुक है मार्श एरिया में अगर इसको कहा जाए तो? ये बेसिकली पंजाब का जो मैदानी इलाका है ठीक है, उसकी ये रेजिडेंट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, इनमें से अक्सर जैसे पैरट है, पैरट जो मार्च का सीज़न होता है, ठीक है, मार्च में ये पैरट्स जो है यहाँ पे आके ब्रीड करते हैं। ठीक है, पंजाब इन प्लेन्स इलाकों में मार्शी एरियाज़ के करीब, जो मार्शी एरिया के करीब जो है स्नेक्स भी हमारे काफ़ी पाए जाते हैं, एंटीटर्स हैं। उसके अलावा कौवा जो है ये बेसिकली एक कॉमन वाइल्ड स्पीशी है। ठीक है, तो हमने पोर्ट्रे किया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं ठीक है। वो हम उनको दिखा सकें। अच्छा, ये यहाँ पे आपने मुख्तलिफ जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं यहाँ पे मुख्तलिफ, तो आपने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसके साथ साथ कुछ आप यहाँ पे इनके हवाले से कोई बायोग्राफी भी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ताकि अगर यहाँ पे आप मौजूद ना हो तो यहाँ पे अगर विजिटर आएँ तो उनको आइडिया हो जाए कि हम क्या देख रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिकली जो है ना, अभी ये एक किस्म का 95% कह सकते हैं कंप्लीट है। अभी इसका थोड़ा सा काम हो रहा है। हमने इंशाल्लाह यहाँ पे जितने भी आप ये देख रहे हैं साइड्स पे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ब्रास की प्लेट्स, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड्स जो होंगे उनके ऊपर जितनी भी यहाँ पे हैबिटेट्स हैं, हैबिटेट्स का आएगा, हैबिटेट डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस का आएगा, फिर उसके अलावा मेजर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो हैं और उन स्पीशीज़ का क्या क्या कंजर्वेशन स्टेटस है, ये सारा कुछ जो है उस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर यहाँ पे हम दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक तो वेटलैंड हो गया, मार्श एरिया हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे एक पंजाब पेन्स लिखा हुआ है। मैंने आदिल भाई से आगे पूछा था कि ये पेन्स से क्या मुराद है, मतलब अक्सर जो पंजाब प्लेन्स। अच्छा, ये आप पेन्स PINS, तो ये पेन्स पढ़ा जाएगा या प्लेन्स पढ़ा जाएगा? ये प्लेन्स है। अच्छा, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा ठीक। रेसिटिकुलेशन। यानी पंजाब प्लेन्स। अच्छा, इसमें आप क्या दिखा रहे हैं? इसमें आपने दिखाया कि हॉक डियर है, इसमें फिर मोर है, फिर इसमें अच्छा एक चीज़ बड़ी मैंने यहाँ पे देखी, आपने यहाँ पे एक उकाब को शिकार करते दिखाया गया है। इससे क्या पैगाम दे रहे हैं? बेसिकली ये कि हमारे पास यहाँ पे ये एक प्रीडेटर है, बर्ड की प्रीडेटर स्पीशीज़ है, ठीक है, मेजर, और ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। इसकी पॉपुलेशन भी ओवरऑल द पंजाब डिक्लाइन पे है। उसकी हम इम्पोर्टेंस के लिए कि ये एक प्रीडेटर स्पीशीज़ है जो कि इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन रखती है, वो हमने यहाँ पे लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। साथ यहाँ पे हमारे पास बैट्स होती हैं जो छंगा मंगा में कॉमन है। उसके अलावा यहाँ जल्लो में हमारे पास वाइल्ड में बहुत बड़ी स्पीशीज़ हैं बैट्स की अवेलेबल। अच्छा, एक चीज़ है कि अक्सर बैट्स को हमारे इधर पंजाब एरिया में नफ़रत से देखा जाता है, मतलब लोग इस जो है स्पीसीज से नफ़रत करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो बच्चे होते हैं या नौजवान भी इसको अक्सर पत्थर मार रहे होते हैं या इनको मारने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा अजीब सा इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट रखा गया। तो अब आप क्या बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि ये क्या कैसा ये जानवर है या परिंदा, हम इसे क्या कहेंगे? क्योंकि देखें शक्ल इसकी जानवर जैसी है लेकिन उड़ता भी है, तो परिंदा कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये? अगर तो हम इसको देखें साइंटिफिक टर्म्स पे तो ये मैमल में कंसिडर होता है, ठीक है, क्योंकि इसके मेमरी ग्लैंड्स भी होते हैं और ये बर्ड नहीं है, एग लेइंग एनिमल नहीं है, तो इसलिए ये बेसिकली मैमल है। पर ये फ्लाइंग मैमल्स में चंद एक जो फ्लाइंग मैमल्स है उनमें आता है। तो लोगों की जो है इसके बारे में थोड़ी सी एक्चुअली वही अवेयरनेस का इशू है, वरना एक इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए जो बैट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। हमारे मुख्तलिफ जितने भी जंगल्स हैं, जंगल के अंदर जैसे छंगा मांगा का जंगल है, जल्लो में इवन यहाँ पे बैट की अक्सर जो है ना मतलब तादाद मौजूद है। अच्छा, उकाब को कहा जाता है कि वो बड़ा एक हमारे माहौल फ्रेंडली परिंदा है और उसके बारे में कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि वो दूसरे जो परिंदे होते हैं जिनको शिकार करता है उनको तंदुरुस्त तवाना रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। यानी जब उनको शिकार करने के लिए जाता है तो जो कमज़ोर परिंदा होता है ये उसकी तरफ जब जाता है तो वो अगर अपने कोशिश करके उड़ता है तो ये दूसरे परिंदों को भी एक्टिव रखता है कि कहा जाए। इस तरह ये बताएं कि ये किस तरह इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है, इकोसिस्टम को बेहतर रखने में अपना किरदार अदा करता है। बेसिकली साइंस के अंदर ना एक टर्म यूज़ होती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है। अगर तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो होता है वो नेचर खुद ही सिलेक्ट करती है, जो फिट एनिमल होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सर्वाइव करते हैं और उससे क्या होता है जो प्रोजेनी नेक्स्ट आती जाती है वो उन फिट एनिमल्स की आगे चलती है, जिससे नेचर में बैलेंस मेंटेन रहता है और हमारे पास जो नेचर में वाइल्ड स्पीशीज़ होती हैं वो वक्त के साथ साथ अच्छी से अच्छी आती जाती है, क्योंकि जेनेटिक जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अगर उकाब या और भी कोई प्रेडेटर है वो जिस प्रे के ऊपर हमला करेगा जो उसमें से उस प्रे में से जो फिट होगा वो बच जाएगा और आगे वही प्रोजनी देगा और उसी की प्रोजनी आगे चलेगी।
जो फिट नहीं होगा उसको नेचर खुद ही एलिमिनेट कर देती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि नेचर को खुद ही बैलेंस को मेंटेन रखे हुए है। अच्छा, ये बताएं कि जो बैट है इसकी खुराक कौन कौन से परिंदे बनते हैं या छोटे जो जानवर वो बनते हैं? फ्रूट्स ज़्यादा जो होती है ये फ्रूट्स के ऊपर करती है। तो जो बैट होती है हमारे तो पास, अक्सर इनके बारे में कॉन्सेप्ट रखा गया है कि ये खून पीते हैं, वो क्या मतलब ऐसा है, कोई इसमें सच्चाई है इस बात में? नहीं, ये जो होता है ना वो बिल्कुल एक बहुत ही कोई रेयर स्पीशीज ठीक है, जो है ना, हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं है। कॉमनली जो होती है ये फ्रूट पे वो करते हैं फीड। बेसिकली ये करते हैं फ्रूट के क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं, ठीक है। इसलिए वो एक ले मैन जो है ना उन्होंने कॉन्सेप्ट बना दिया है कि ये जो है ना खून करती है, लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं। अक्सर हमारी मूवीज़ के अंदर भी दिखाया जाता है कि ये खून पी रही होती है, तो एक कौन सा वैम्पायर टाइप बनाया, लेकिन नहीं, इस तरह का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है जो चीता है इसकी आपने यहाँ पे इसको आपने लगाया हुआ है, ये इसके बारे में ज़रा बताएं कि कोई शिकार किया गया था वाइल्ड लाइफ की जानिब से या यहाँ पे था और उसकी डेथ हो गई थी? नहीं नहीं, यहाँ का नहीं है ये चीता। बेसिकली ये होता है कि अगर किसी कोई इलीगल कोई बंदा शिकार करता है, हमारे पास आते हैं डोनेशन के एनिमल्स, तो अगर किसी ने इलीगल शिकार किया हो तो उसको कन्फिस्टिकेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको स्टफिंग हो जाती है। तो ये उनमें से जो है कोई एक हो सकता है, क्योंकि हमारे पास डोनेशन के आते हैं, ये उनमें से जो है ना उसकी स्किन को हमने स्टफ़ करके लगाया हुआ है पोर्ट्रे करने के लिए कि बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज़ है। हमारे पास जितना भी मरी का एरिया है, वहाँ पे नेशनल पार्क का एरिया, मरी कोटली सतिया नेशनल पार्क जो है, उसमें हमारे पास चीता पाया जाता है। उसके अलावा केपी के जो रीजन है वहाँ पे भी चीता पाया जाता है। और इसकी कंजर्वेशन जो है वो एक बहुत ही नेसेसिटी है इसकी कंजर्वेशन, क्योंकि इसका कंजर्वेशन स्टेटस इस टाइम पाकिस्तान में हमारे पास बहुत कम रहते जा रहे हैं चीते। तो जितना हम अवेयरनेस इसके बारे में करेंगे और लोग अपने कम्युनिटी लेवल पे, लोकल लेवल पे जब इसकी अवेयरनेस से इसकी प्रोटेक्शन स्टार्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसके नंबर्स इंक्रीज़ कर जाएंगे पाकिस्तान में। आदिल भाई, ये साल्ट रेंज एरिया है और इसके अंदर भी जो उकाब है मेरे ख्याल से, और स्नेक है वो आपने रखा हुआ है, डियर भी इसमें रखा हुआ है। तो साल्ट रेंज जो पहाड़ी इलाका होता है उस सिलसिले को आप कहते हैं? सॉल्ट रेंज बेसिकली हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट चकवाल, झेलम, यहाँ पे जो पोटोर प्लेट्यू से टच करती हैं पहाड़ियाँ, ये सारा उस पे कंप्राइज करता है इलाका। और ये जो हिरन है ये उड़ियाल बेसिकली हमने रखा हुआ है यहाँ पे, स्टफ्ड उड़ियाल है, क्योंकि ये उस एरिया का कॉमन है, नेटिव है। उड़ियाल वाइल्ड में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा स्नेक भी पाए जाते हैं और ये आउल रखा हुआ है, क्योंकि ये भी वहाँ का लोकल हैबिटेट है आउल का भी। ये बताएं कि उल्लू के हवाले से भी कुछ को हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि उल्लू दिन को सोता है, रात को जागता है, इसमें क्या सच्चाई है? बेसिकली जो होता है ना, ये नॉक्टर्नल एनिमल्स उनकी लिस्ट में आता है, जो रात को जो है अपने नॉक्टर्नल आपने एक टर्म यूज़ की, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं क्या चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे व्यूवर्स नहीं जानते कि क्या चीज़ है। नॉक्टर्नल एनिमल में वही बताने लगा था कि जैसे आउल है जो रात को अपना शिकार करते हैं, जागते हैं, और दिन में जो है वो मतलब एक किस्म का हाइबरनेट मोड पे अपना सोते हैं, ले मैन को जिसको कह सकते हैं। इसमें सच्चाई है कि ये सुबह के बाद सोते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये रात के टाइम अपना प्रे करते हैं, शिकार करते हैं, और दिन के टाइम फिर उसको जो है ना रेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें इनके शिकार में कौन कौन से जानवर शामिल? अच्छा, आइज़ के बारे में क्या बता रहे हैं? जो इसकी आइज़ होती हैं आउल की, वो रात के टाइम जो है वो बेहतर तरीके से चीज़ों को देख सकती हैं, जिसमें बाकी चीज़ जो इनकी प्रे होती है वो नहीं रात को देख पाती मसलन। तो फिर ये उस पर ईजीली जो है अपनी प्रे कर लेते हैं, ठीक है, मतलब उस पर फीड करते हैं, उसको हंट करते हैं, ये चीज़ होती है। अच्छा, एक और एरिया यहाँ पे जिसमें आपने लिखा हुआ है कि मरी हैबिटेट, तो ये मरी के हवाले से बताएं कि मरी में तमाम जो जानवर आपने रखे हैं, इसमें एक तो वो फॉक्स है, इसमें एक मंकी है, और एक और यहाँ पे जानवर रखा हुआ है, इसके बारे में ज़रा बताएं हमारे व्यूवर्स को। हमारे पास मरी का जो हैबिटेट है, मरी में आप कभी शायद देखा होगा, विजिट हुआ हो, वहाँ पे बंदर जो होता है बहुत ज़्यादा कॉमन है वाइल्ड में। फॉक्स भी उसके अलावा अवेलेबल है। उसके अलावा मरी का जो डियर फैमिली की अगर हम बात करते हैं, जिस पे मतलब कंजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा की जाती है मरी कोटली सतिया नेशनल पार्क में, वहाँ पे है वो बेसिकली बार्किंग डियर, कक्कड़ जिसको कॉमन ज़ुबान में वहाँ पे कहते हैं, उसकी वहाँ पे प्रोटेक्शन की जाती है मेजर बाकी स्पीशीज़ के साथ साथ, ठीक है। तो और उसके अलावा मरी में हमारे पास जो पाया जाता है, फेजेंट्स में कलीज फेजेंट है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है कलीज फेजेंट। उसके अलावा हमारे पास लेपर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमने यहाँ पे स्किन स्टफ़ करके लगाई हुई है। तो ये मरी के मेजर एनिमल्स है। मरी का हैबिटेट बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है ना वाइल्ड लाइफ रिच हैबिटेट है मरी कोटी सतिया का, इसीलिए उसको नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो हैबिटेट है
वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है मरी का वो बहुत ज़्यादा है। मरी में हमारे पास अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, जिस लिहाज से वहाँ पे फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट कवर जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़ाहिर है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इंटरलिंक्ड है, तो जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमारे पास वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। तो वाइल्ड लाइफ थ्राइविंग एरिया हम उसको कह सकते हैं। वहाँ पे हमारा फोकस ऑलरेडी डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा है, तो मज़ीद इंशाल्लाह हम उसकी जो है इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ अगर इनरिच्ड एरिया है तो उसमें वाकई सही मानों में उसको वाइल्ड लाइफ इनरिच किया है। व्यूअर्स, आपने देखा कि जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर एक नई चीज़ का इजाफा हुआ है। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम बना दिया गया है, जहाँ पे मुख्तलिफ जो एक स्पीशीज़ हैं उनकी हैबिटेट रखी गई हैं। आप यहाँ पे आएँ, आप विज़िट करें। अब बाकायदा तौर पे इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा और आप इसमें आके यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो हमारे पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो स्पीशीज़ पाए जाते हैं आप उनको देखेंगे। आप यहाँ पे जो एक नेचर है उसको आप यहाँ पे फील करेंगे, क्योंकि आप हम यहाँ पे तो आपके सामने जो चीज़ें हैं हमारे पास जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो कॉमन जो आम है वही हैं, लेकिन जो यहाँ पे स्पीशीज़ रखी गई हैं तो वो रेयर हैं और आपके इधर लाहौर में नहीं पाई जाती, इसलिए आप यहाँ पे आके इनको फील कर सकेंगे, इनको देख सकेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क में और मेरे बिल्कुल पीछे मेरा कैमरामैन रईस आपको दिखाया तो हिरन जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ और बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे उन्होंने समा बांधा हुआ है। और बिल्कुल मेरे पास जो नील गाय एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत यहाँ पे माहौल है। एक आप देखें कि आपको एक कुदरत देखने को मिलती है। आदिल भाई, मतलब आप जितने जब स्टार्ट के अंदर आप यहाँ पे कितने हिरन लेकर आए थे? यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो इनिशियल स्टॉक था ठीक है, वो तो बहुत थोड़ा था। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रीडिंग के साथ वक्त के साथ साथ जो ब्रीड होती रही है, हमारे पास इस साल जो है लास्ट ईयर ब्लैक बग की सबसे अच्छी ब्रीड आई है। ठीक है, ये जो हमारे पास सेंटीलोप की स्पेशीज़ है ब्लैक बग, इसमें हमारे पास लास्ट ईयर में जितनी भी मतलब फीमेल्स थी सब की ब्रीड आई है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जितनी भी हमने स्पीशीज़ रखी हुई हैं, स्पॉटेड डियर है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डियर स्पीशीज़ है, उसकी भी बहुत अच्छी ब्रीड आई है। साथ हमारे पास ब्लू बुल है, नील गाय, उनकी भी ब्रीड अच्छी आई है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे आप रोज़ाना की बुनियाद पे जो एक हिरन होता है उसकी एक SOPs क्या है, उसकी मतलब देखभाल करने के, उसको डाइट देने के हवाले से किस तरह आप ख्याल रखते हैं? आप किस तरह इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि जो एक कुदरत की जानिब से उनका एक डाइट प्लान है उसको आप कैसे मेंटेन रखते हैं और पूरा करते हैं? हमारे इधर जो होता है बेसिकली वेटरनरी ऑफिसर्स होते हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, वो हमें एक स्पेसिफिक जो है डाइट प्लान हर एनिमल का बना के देते हैं। अभी आपने देख रहे हैं आपके बैक साइड पे जो है चारा जात भी मौजूद है इनके, तो वो स्पेसिफिक डाइट बना के देते हैं जिसके अंदर चारा भी मौजूद होता है सब्ज़, उसके साथ ग्रेन फीड देते हैं हम लोग इनको, काले चने वगैरह देते हैं, और उसके अलावा हम लोग इनको सर्दियों में गुड़ वगैरह देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है ना वो सारी बैलेंस रहती है कैप्टिविटी में होते हुए भी। और ये अगर आप ये दिखाएं तो ये हमारे पास जो है एक SOP का बोर्ड ही साथ लगा हुआ है बिल्कुल। तो हमारे पास और भी इसके अलावा जितने भी SOPs हैं लिखी हुई हैं कि ड्यूटीज़ क्या, मॉर्निंग फूडर शैल बी प्रोवाइडेड एवरी डे, ठीक है, सारा जो होता है हमारा ग्रेन फीड शैल बी प्रोवाइडेड टू दूज एनिमल्स एवरी मॉर्निंग जी बिल्कुल फॉर दूज, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि जुमेरात और इतवार के अलावा, जी ठीक है। तो ये टाइमिंग है वो बिल्कुल क्योंकि नागा आता है ना, ठीक है, वो हम ग्रेन अगर ज़्यादा यूज़ करवाते हैं तो भी जानवरों में मसले आ जाते हैं, इसलिए हमने 2 दिन जो होता है ना वीक में नागा रखते हैं। अच्छा, वो जो 2 दिन आप नागा रखते हैं उसमें कौन सी फीड, इनको क्या खुराक दी जाती है? उनमें सब चारा दिया जाता है, ठीक है, सब चारा दिया जाता है। ग्रेन फीड का सिर्फ नागा होता है, सब चारे का किसी भी दिन नागा नहीं होता। पानी ताज़ा जो है वो इनके पास हर टाइम अवेलेबल रहता है। उसके अलावा सब चारा जो होता है वो भी डेली आता है, ताज़ा चारा जो इनके पास हर टाइम अवेलेबल होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि डाइट प्लान भी आप की जानिब से बोर्ड लगाए गए हैं कि इनको क्या खाना दिया जाता है, किस टाइम दिया जाता है? जी बिल्कुल, डाइट प्लान के जो बोर्ड्स होते हैं वो भी हमारे पास लगाए गए हैं। वो दूसरी साइड पे जो है हमारे मेन के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है ओवरऑल राशन प्लान का, कि जो राशन जो है डलता है, ठीक है, जो आता है वसूल करते हैं, उसके बाद फिर हम उनको आगे। अच्छा आदिल भाई, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हिरन है ये बड़े एक्टिव हैं, मतलब जिस तरह एक कुदरती माहौल के अंदर ये रहते हैं ऐसे ही महसूस हो रहा है कि कुदरती माहौल के अंदर यहाँ पे परवरिश पा रहे हैं अपनी। तो कैसे आप इनको एक कुदरत का माहौल फराहम करते हैं?
क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि एरिया कोई इतना बड़ा नहीं है। और आपको पता है कि जो हिरन है ये एक मैदानी इलाकों में आपने देखा होगा कि जंगलात के अंदर ये मीलों का सफ़र तय करते हैं। और यहाँ पे कैसे आप इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि कैसे आपने इनको ये बताया हुआ है कि आप कुदरती माहौल में रह रहे हैं? बेसिकली ये है, अगर ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये सारे जितने भी हमारे पास है यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हैं। वाइल्ड एनिमल का एक नेचर होती है कि वो वाइल्ड में ही खुश रहता है। ठीक है, अगर हम उनको ये आर्टिफिशियल जो हैबिटेट हम वाइल्ड का कोशिश करते हैं मैक्सिमम ठीक है, जितना करीब हो सके नेचर के हमको प्रोवाइड किया जाए, क्यों वो बेसिकली इसीलिए होता है ताकि इनकी एनरिचमेंट हो सके, हैबिटेट एनरिचमेंट हम करते हैं। और ये अगर हम इनको ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ब्रीड डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, हमारा ये है ब्रीडिंग फार्म। ठीक है, यहाँ पे बेसिक हमारा जो एम होता है, टारगेट होता है, वो होता है बर्ड्स और एनिमल्स दोनों की एक स्पेसिफिक ब्रीड रिटेन करना, ताकि यहाँ से फिर जो है सेमी वाइल्ड ठीक है, में हम इनको रिलीज़ कर सकें, जो सरप्लस नंबर्स हो जाते हैं। सेमी वाइल्ड से फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वाइल्ड में रिलीज़ करें, ताकि हमारे पास जो है वाइल्ड में पंजाब में जो स्पीशीज़ का नंबर्स कम होते जा रहे हैं उसको दोबारा से रिवाइव किया जा सके, और पंजाब की जो वाइल्ड लाइफ है ओवरऑल उसको हम दोबारा से सारे को रिवाइव कर सके, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं अगली वो भी सारी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। आदिल भाई, हमारे यहाँ पे एक गैर कानूनी शिकार का एक बड़ा रुझान है। अक्सर आपने देखा होगा कि दोस्त मिलकर निकलते हैं, हमारे मुल्क के जो शहरी हैं अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे जाके अपने मज़े के लिए, हालांकि वो जितना वो शिकार कर लेते हैं उतना गोश्त शायद इस्तेमाल ना करें वो, लेकिन अपने मज़े के लिए उनका शिकार कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये, और दूसरा आदिल भाई ये बताएं कि जो परिंदे माइग्रेट करके आते हैं हमारे पाकिस्तान में, वो इसलिए आते हैं कि वो इस मुल्क को, हमारे मुल्क को बेहतर समझते हैं कि वो 2, 4, 5, 6 माह यहाँ गुजार सकते हैं। उनका भी एक बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पे शिकार किया जाता है। तो उस हवाले से वाइल्ड लाइफ पंजाब क्या इक़दाम कर रही है? देखिए जी, जो हमारे पास वाइल्ड में हंटिंग होती है उस हवाले से हम लोगों का डिपार्टमेंट जो है ओवरऑल वाइल्ड लाइफ वॉचर्स जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर, जो वाइल्ड लाइफ का हमारा फील्ड स्टाफ है वो उसको लुक आफ्टर करता है। जो चालान होते हैं पहले से ज़्यादा, अब हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो है ना चालान ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और नंबर जो है वाइल्ड लाइफ जो वायलेशंस है, इलीगल वायलेशंस है, उसका कम होता जा रहा है फील्ड में। हमारा डिपार्टमेंट एक और भी नई जो है स्ट्रगल वो कर रहा है, फोर्स डिक्लेयर करवाने के लिए, डिपार्टमेंटल फोर्स बनने से ये होगा कि जो भी इस तरह का इलीगल जो भी एक्टिविटीज़ है उस पर मज़ीद जो है ना इसको हम कर्ब कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है ना उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट ऑलरेडी कोशिशें कर रहा है। तो जैसे ये फोर्स डिक्लेयर हो जाएगी तो मज़ीद इसमें अफाका होगा। अच्छा आदिल भाई, अक्सर देखने में ये आया है कि जो शिकारी होता है जब आप उसको पकड़ लेते हैं मौका पर तो उसको आप फ़ाइन कर देते हैं, फ़ाइन पे करके वो रिलीज़ हो जाता है और दोबारा वही हरकत करता है। तो इस हवाले से भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में मज़ीद इक़दाम कर रहा है, कोई मज़ीद सख्त कानून ला रहा है? उसका इस तरह से होता है कि अगर हमने किसी का शिकार किया, जो नोटोरियस शिकारी होते हैं, हम लोग उनका ये करते हैं कि उनको पकड़ के अदालत में ले जाते हैं। ठीक है, अदालत में कर देते हैं उनको, इवन जो है पुलिस स्टेशन में भी बंद करवा देते हैं, FIRs होती है उनके ख़िलाफ़, प्रॉपर एक्शन लिया जाता है। और इस वजह से जो है अब शिकार की जो वाइल्ड में रेशो है इलीगल शिकार की वो बहुत कम होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे हिरन है, नील गाय आपने बताया है, और मैंने देखा कि रीछ भी है। अच्छा, रीछ जो है स्पीशीज़ है हमारे पास ना, डियर और एंटीलोप दोनों की स्पीशीज़ है। ब्लैक बक है हमारे पास, उसके अलावा नील गाय है, ये एंटीलोप की स्पीशीज़ में आती हैं। फिर हमारे पास जो दुनिया का लार्जेस्ट एंटीलोप है वो रेयर है और वो सिर्फ हमारे पास यहाँ जल्लो में मौजूद है, कुद्दू, वो हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है अफ्रीका से, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो वो दुनिया का लार्जेस्ट एंटीलोप है स्पीशीज़ है। उसके अलावा डियर में हमारे पास स्पॉटेड डियर है, हॉक डियर है, और सांबर भी हमारे पास मौजूद है। डियर फैमिली का सबसे जो लार्जेस्ट एनिमल है वो सांबर है, यानी कि दोनों जो एंटीलोप की और डियर की लार्जेस्ट स्पीशीज़ हमारे पास अवेलेबल है और ब्रीड भी कर रहे हैं। आदिल भाई ये बताएं कि यहाँ पे मैंने देखा कि रीछ का भी एक पेयर मौजूद है, तो वो किस तरह आप उनको कुदरती माहौल फराहम करते हैं? क्योंकि जो रीछ होता है ये सर्द इलाके में ज़्यादातर रहता है, तो आप यहाँ पे उनको कूलर वगैरह आपने लगाए हुए हैं, कि बर्फ़ वगैरह वहाँ पे रखते हैं आप, ताकि वो जो कुदरती माहौल के बिल्कुल करीब करीब रहें? बेसिकली ये जो हमारे पास स्पीशीज़ है ये बलूचिस्तान ब्लैक बियर है। ठीक है, जो बलूचिस्तान ब्लैक बियर है ये रगेड माउंटेनियस एरिया जो है उसकी स्पीशीज़ है, ये उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो हमने यहाँ पे उसको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए अपने जो बियर केज है, बियर हाउस है, उसके अंदर बड़े साइज़ के जो है ना पत्थर, रॉकी पत्थर जो है वो लगा के रखे हुए हैं ताकि उसको नेचुरल हैबिटेट मिले। उसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि
गर्मी के लिए हमने ट्रेंचेस बनाई हुई हैं इनके लिए। जो ट्रेंचेस का अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर से काफ़ी कम होता है। वहाँ पे जब भी गर्मी ज़्यादा फील करता है तो वो वहाँ पे जाके नीचे रेस्ट करता है। सारा जो दोपहर का टाइम है मैक्सिमम टाइम वो वहाँ ट्रेंच के अंदर रहता है अपना, और उससे गर्मी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। उसके अलावा हमने यहाँ पे पॉन्ड बनाए हैं, वाटर पॉन्ड्स ये नए बनाए हैं ताकि यहाँ पे जो है जब रीच अपना चाहें वो उसके अंदर इजीली जो है बात कर सकें, गर्मी को दूर कर सकें। उसके अलावा बर्फ़ भी रखी जाती है इनके पास। यहाँ पे बर्फ़ के जो बड़े ब्लॉक्स हैं वो ला के रखे जाते हैं ताकि मज़ीद ये गर्मी का जो है शिद्दत वो कम हो सके इनके लिए। व्यूअर्स, आपने देखा कि वाइल्ड लाइफ जल्लो पार्क के अंदर आप जब भी आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं देना पड़ती। आप यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कुदरत है, आप उसको देख सकते हैं। जो जानवर आप मूवीज़ के अंदर देखते हैं, आप टेलीविज़न पर देखते हैं, आप यहाँ पे आके उनको लाइव देख सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से एक बड़ा अच्छा इक़दाम है कि आपसे बगैर फ़ीस लिए वो आपको कुदरत के करीब लेकर आते हैं। आदिल भाई, एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आपने जैसे कहा था कि जो हिरन है इनको आप यहाँ पे कुदरती माहौल के करीब रख रहे हैं, उसके बाद आप इनके जो कुदरती माहौल है उसी में ले जाएंगे, आप जो कहीं पे जंगलात हैं वहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये मुझे बताएं कि आप इस चीज़ को कैसे श्योर करेंगे कि वहाँ पर जाके इनका गैर कानूनी शिकार नहीं होगा? उसके अंदर ये चीज़ होती है कि ये कैप्टिव एनिमल्स हैं। कैप्टिव एनिमल को अगर हम डायरेक्ट वाइल्ड में छोड़ देते हैं तो वो एक फिजिबल चीज़ नहीं होती है। कैप्टिव एनिमल की वाइल्ड में सर्वाइवल बहुत कम हो जाती है, इसलिए हम इनको जो है सेमी वाइल्ड में छोड़ते हैं। हमारे पास इस तरह के डिपार्टमेंट में बड़े केजेस जो है बिल्कुल, जहाँ पे सेमी इंटेंसिव जिसको हम कह सकते हैं, सेमी वाइल्ड कंडीशंस हैं, वहाँ पे हम इनको छोड़ते हैं। और वहाँ पे ये मज़ीद अपनी जो है जब वहाँ पे ब्रीड इनकी हमें बिल्कुल हम चेक करते हैं कि ब्रीड इनकी सक्सेसफुल आना शुरू हो गई है, एनिमल एडजस्ट होना शुरू हो गए हैं, ब्रीड आ रही है, सर्वाइव कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है कि रिलीज़ इनटू द वाइल्ड। अच्छा, ये बताएं आदिल भाई कि इनका हेल्थ के हवाले से आप इनको कैसे चेकअप करते हैं, मेडिकल के हवाले से? क्योंकि जिस तरह हम बीमार हो जाते हैं, मौसमी तब्दीलियों की वजह से हम पे असरात पड़ते हैं, तो ये जानदार इनको भी होते होंगे, ये आपको बता नहीं सकते कि हमें ये तकलीफ़ है। तो मेडिकल चेकअप का आपका क्या रूटीन है, आपकी किस तरह आप इनको देखते हैं? मेडिकल चेकअप के लिए हमारे पास यहाँ पे फील्ड कंपाउंडर मौजूद होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर मौजूद होते हैं, जो इनका डेली बेसिस पे सारा जो है, सबसे पहले सुबह के टाइम आके बेसिकली होता यही है कि रूटीन चेकअप होता है। ओवरऑल एनिमल्स का व्यू होता है और उसका चेक होता है कि कोई एनिमल जो है जो भी लेथार्जिक लग रहा है या कोई अगर किसी में कोई इशू लग रहा है उसका फिर उसी टाइम ट्रीट किया जाता है। तो मैं मौजूद हूँ जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क की जो बर्ड्स हैचरी है वहाँ पे, और मेरे पीछे जो मोर हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। आदिल भाई, जो मोर हैं इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि लोगों को इसके पंख बड़े पसंद होते हैं। अक्सर आपने देखा है कि वो एक बड़ी वो मशहूर मिसाल है कि जंगल में मोर नचा, किसने देखा? लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत परिंदा है, इसके बारे में बताएं कि मतलब इतना बड़ा परिंदा है, ये फ्लाई कैसे कर लेता है, अपनी नस्लों को कैसे आगे बढ़ाता है, इसकी डाइट क्या है? बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो मोर है, ठीक है, 6 डिफरेंट स्पीशीज़ के हमने मोर रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये जो आपने बात की है कि मतलब फ्लाई का, वो इसके जो फैदर्स होते हैं, जाहिर है जैसे इसका वेट होता है वैसे ही हैवी इसके फिर फैदर्स होते हैं जिसकी बेस पे ये फ्लाई करता है। लेकिन जो मोर की फ़्लाइट होती है वो आम बर्ड की निस्बत थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ज़ाहिर है इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। जितना लाइट वेट बर्ड होगा वो ज़्यादा अच्छी फ़्लाइट कर सकता है, तो ये हैवी वेट होता है इसलिए फ़्लाइट कम करता है। लेकिन इनकी जो ब्रीड है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आई है। इस साल हमारे पास आज तक की रिकॉर्ड ब्रीड पी फाउल की इस साल हमारे पास आई है। मोर देन 200 हमारे पास चिक्स सिर्फ पी फाउल के आए हैं हमारे पास, तो ये एक रिकॉर्ड है एज सेल्फ खुद। तो सारी स्पीशीज़ के मिला के हमारे पास टोटल, जिसके अंदर हमारे पास कॉमन पी फाउल है, ब्लैक शोल्डर होता है, वाइट भी होता है, जावा ग्रीन जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पीशीज़ है पी फाउल की, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सब है। तो ये आदिल भाई, ये कौन सी इसमें नस्ल है जो मोर के अंदर आपने 6 बताई हैं, इसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास जावा ग्रीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेशल जो आपको बताया था नस्ल, हमारे पास आगे वाइट मोर भी हैं, कॉमन भी है, साथ साथ ये सारे आ गए। अच्छा आदिल भाई, मतलब आपने जैसे बताया यहाँ पे कि यहाँ पे ये 6 इकसाम है मोरों की, तो आपने जो जितने पिंजरे हैं वहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम रखी हुई हैं, मतलब कोई आपस में नहीं बिल्कुल अलग अलग रखी हुई हैं। ये बेसिकली ब्रीडर जो है ना हमारे केजेस हैं, यहाँ पे हम सिर्फ जो है ना जो हमारे ब्रीडर पेयर होते हैं उनको हम रखते हैं। तो कितने अंडे दे देते हैं एक साल के अंदर? एक साल के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट जो है 350 के करीब एग्स आते हैं। ठीक है, नहीं एक आप बताएंगे एक पेयर
अब उसका क्या ड्यूरेशन होती है उसके अंडे देने की? जो ड्यूरेशन होती है ये होती है मार्च में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट मार्च, ओके, और जुलाई के एंड तक ठीक है, हमारे पास जो है ये एग्स आते रहते हैं। ठीक है, तो अगस्त में फिर जो है ना हमारा सीज़न ख़त्म हो जाता है ओके। हैचरी का। तो ये सारी ड्यूरेशन है इसकी। अच्छा, एक तो कुदरती तरीका कार होता है कि इस पे जैसे आपने देखा होगा जो मुर्गी होती है अपने अंडों पर बैठती है और उसमें बच्चे निकलते हैं, क्या इनका भी वो यहाँ पे तरीका कार रखा जाता है या आपने कोई इसके लिए मशीन रखी हुई है? इसके लिए अलग से जो है हमारे पास जो पी फाउल है, ठीक है, या जितने भी फेजेंट्स हैं यहाँ पे हमारे हैचरी में, हमारे जितने भी अंडे आते हैं वो डेली बेसिस पे कलेक्शन की जाती है। स्टाफ कलेक्शन करता है, वो कलेक्शन करके उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको हैचरी के अंदर हमने इंक्यूबेटर लगाए हुए हैं, बड़े मशीन्स हैं, इंक्यूबेशन मशीन्स के अंदर उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, वो फिर डिफरेंट जो है ना 26 to 28 डेज़ का उसका ड्यूरेशन पीरियड होता है, जिसके बाद वो हैच कर जाते हैं। ठीक है। जो फर्टाइल हैग्स होते हैं वो हैच के बाद फिर हम उनको जो है जो चिक्स होते हैं वो आगे फिर आपको दिखाते हैं कि हम उनको किस केजेस में रखते हैं। अच्छा, वो जो चिक्स होते हैं जो आप यहाँ पे रखते हैं, अब माँ बाप से आप उनको अलग रखते हैं, तो किस तरह वो परवरिश मतलब पाते हैं कि, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनको फीड जो है वो उनके माँ बाप करवाते हैं, कोई भी परिंदा हो, तो आप किस तरह उनको फीड करवाते हैं? बेसिकली जो होता है फीड जब करवाते हैं ना, फीड के नंबर होते हैं। ठीक है, जितना बड़ा होता है फीड 18 नंबर होती है, 12 नंबर होती है, ठीक है। वो साइजेस के हिसाब से होती है जी, ठीक है, कि चिक का साइज़ क्या है, ठीक है। जो इनिशियल स्टेजेस पे होता है उसके लिए अलग से पोल्ट्री फीड यूज़ करवाई जाती है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो जो पोल्ट्री फीड का साइज़ है वो हम उसको चेंज करते जाते हैं। अच्छा, इनकी सेहत के हवाले से बताएं, इनको मुख्तलिफ बीमारियाँ कौन सी लगती हैं और कैसे आप इनकी निगहदाश्त करते हैं? इनके अंदर ज़्यादा जो होता है ND, H9 रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह का होता है इशू। उसको हमारा जो वेटरनरी स्टाफ है जिसके अंदर वेटरनरी डॉक्टर होता है, उसके अलावा फील्ड कंपाउंडर होता है, और यहाँ पे बाकी जो स्टाफ है वो सारा लुक आफ्टर करता है। और उसकी मेडिकेशन वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह आफ्टर एग्जैक्ट 3 मंथ्स जो है ना सारी हम करते रहते हैं कंडक्ट। डिवर्मिंग का प्रोसेस भी इनका जो है हम 3 मंथ्स के बाद करते हैं, और वैक्सीनेशन का भी 3 मंथ्स के बाद, एवरी 3 मंथ्स। शादिल भाई, ये तो दो आपने हमारे व्यूवर्स को दिखा दी, और इसके अलावा बताएं कि ये कौन सी किस्म है मोर की, इसको क्या नाम दिया गया है? ठीक है, कॉमन पी फाउल है। इसकी भी ब्रीड हमारे पास बहुत अच्छी आती है। उसके साथ ब्लैक शोल्डर है हमारे पास, उनकी भी सबसे ज़्यादा जो ब्रीड आई है वो ब्लैक शोल्डर की आई है। ओके। अच्छा, ये जो आपने हैचरी यहाँ पे बनाई हुई है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें मोरों के अलावा भी दूसरे परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताएं कि क्या जितनी आपको यहाँ से ब्रीड मोर की नस्ल से हासिल होती है, क्या दूसरे परिंदे भी उस तरह ब्रीड करते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, हमारे पास जो रिंगनेक फेजेंट है, रिंगनेक फेजेंट की मोर देन 1000 हमारे पास ब्रीड आती है पर ईयर। तो उसके साथ हमारे पास ग्रीन है, ग्रीन फेजेंट की भी ब्रीड बहुत अच्छी आती है, 500+ ब्रीड उसकी भी आती है। सिल्वर फेजेंट की ब्रीड अच्छी आती है, वाइट फेजेंट है। उसके अलावा एक फेजेंट्स में हमारे पास यूनिक स्पीशीज़ है येलो गोल्डन फेजेंट, तो उसकी भी ब्रीड माशाल्लाह अच्छी आ रही है। ओवरऑल बर्ड्स की यहाँ पे हमारे पास पंजाब पूरे में सबसे ज़्यादा ब्रीड जल्लो से आ रही है। अच्छा, ये बताएं कि जो यहाँ पे आप ब्रीड करवाते हैं, ब्रीड होती है मोर की और फेजेंट की, तो जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो उसको आप कहाँ पर मुंतकिल करते हैं? ज़्यादा जो तादाद हो जाती है, सरप्लस हमारे पास स्टॉक होता है, उसको सेल कर दिया जाता है डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेशन के लिए। और उसके अलावा कुछ जो बर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ पार्क्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो आप सेल करते हैं मुख्तलिफ परिंदे, उसके लिए बाकायदा कोई टेंडर जारी करते हैं आपके डिपार्टमेंट की जानिब से, या जो अगर कोई यहाँ पे शहरी हैं वो आपसे लेना चाहें तो आगे परचेज़ कर सकते हैं? यहाँ पे इवन कोई भी अगर बंदा आता है वो एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा, एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है डिप्टी ऑफिस में बर्ड्स के हवाले से। तो वहाँ पे स्क्रूटनी के बाद फिर अगर उसके ऑर्डर्स जारी करते हैं, डिप्टी ऑफिस जारी करता है, तो फिर उस ऑर्डर्स की बेस पे यहाँ पे हमारे पास वो ऑर्डर्स लेके आता है, और ऑर्डर्स की बेस पे हम लोग यहाँ से फिर उसको जो भी हमें वो रिंगनेक फेजेंट्स के हों या पी फाउल्स के हो, जिस चीज़ के भी ऑर्डर्स होते हैं वो फिर हम यहाँ से देते हैं। अच्छा आदिल भाई, ये बताएं कि जो बाहर कीमतें हैं मार्केट के अंदर और आपकी जो कीमतें, क्या इसमें कोई फ़र्क है होता है या सेम प्राइसेस होती हैं? ऑलमोस्ट सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मार्केट में हम यहाँ के निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा रेट्स होते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन जो मार्केट के अंदर परिंदा मौजूद होता है शायद वो कुदरती माहौल में पला बड़ा ना हो, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि आप इनको आप कुदरती माहौल फराहम कर रहे हैं, इनको फीड अच्छी दे रहे हैं, इनकी सेहत अच्छी होती है, तो ये भी बड़ा फ़र्क पड़ता होगा कि जब कोई कस्टमर आपके पास आता है तो इन चीज़ों को देखता होगा कि जो लोग बर्ड्स लवर हैं तो वो इन चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेजर मतलब एडवांटेज मिलता है ना किसी को भी जो यहाँ से बर्ड परचेज़ करता है, उसको वैक्सीन, प्रॉपर वैक्सीन, ठीक है,
प्रॉपर जो है वो हर चीज़ उसकी जो है ट्रीटमेंट हुआ होता है, प्रॉपर वैक्सीन हुई होती है, और एक अच्छी फीड के ऊपर वो पले होते हैं नेचुरल माहौल के लिहाज से। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, जो भी कस्टमर होता है उसको ये एडवांटेज मिलता है हमारे पास से ख़रीदने में। जी बिल्कुल, उसका प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी उसको प्रोवाइड किया जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पे जो मोर मौजूद हैं, अगर आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो बाकायदा आपको एक एप्लीकेशन देना होगी। अगर आपकी वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड होती है तो देन आप यहाँ पे आके उस परिंदे को ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो परिंदा मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है, जो आप जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क से लेते हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है। आपको यहाँ पे सेहतमंद और वैक्सीनेटेड जो बर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे, जो बाहर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और भी यहाँ पे जो दूसरे परिंदे हैं हम आपको वो भी दिखाते हैं। इसके अलावा जो हैचरी सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है जो ब्रीड करने के लिए, वो भी हमको दिखाएंगे। इस कमरे के अंदर इनक्यूबेटर्स जो मशीन है वो रखी गई हैं, जहाँ पे जो मोर के अंडे होते हैं उनसे बच्चा लिया जाता है। आदिल भाई ये बताएं कि किस तरह काम करते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये 2 मशीन्स हैं। ये जो छोटी मशीन है, ये तीसरी मशीन हमारे पास हमने रखी हुई है एक्स्ट्रा उसके लिए, कि जब हमारे पास इतने अंडे आ जाते हैं, जब सीज़न का पीक होता है, पीक में हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं, लोड ज़्यादा होता है एक मशीन के ऊपर, फिर उसके ऊपर सरप्लस जो अंडे होते हैं हम ये छोटी मशीन में हम रखते हैं। और ये सिर्फ मोर के नहीं, हमारे पास पी फाउल्स के, उसके साथ फेजेंट्स के, जितने भी स्पीशीज़ हैं, दोनों स्पीशीज़ पी फाउल और फेजेंट, सारे अंडे यहीं पे रखे जाते हैं इंक्यूबेशन के लिए। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई टेम्परेचर भी आपने इसका रखा हुआ है, तो इसको भी मेंटेन रखना लाजमी होता है। यहाँ पे ये पीछे जनरेटर चल रहे हैं, एयर कूलर चल रहे हैं, इसको स्पेसिफिक एक ह्यूमिडिटी लेवल और टेम्परेचर इसका मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए जो है ना, ये सारे आपने देख रहे हैं जो टेम्परेचर गेज वगैरह लगे हुए हैं, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब स्पेसिफिक हम उसको मेंटेन करते हैं फिर ही ब्रीड अच्छी आती है। वरना जो है हमारे जो अंडे हैं उनकी इंक्यूबेशन ख़राब हो जाती है, जो हमारा परसेंटेज है वो ड्रॉप कर जाती है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये बताएं कि इस दफ़ा सक्सेस रेट कितना रहा है जो इस साल आपने जो ब्रीड ली है। इस साल हमारे पास माशाल्लाह 63% जो है ना सक्सेस रेट रहा है, तो ये बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। मतलब लास्ट ईयर जितने भी हैं उनसे सारों से ज़्यादा इस दफ़ा सक्सेस रेट आया है हमारे पास। और मोर देन हमारे पास चिक्स की अगर बात करें नंबरिंग में, तो मोर देन जो है ना हमारे पास 2200 अभी तक आ चुके हैं। जी जी। अच्छा आदिल भाई, अभी भी इसमें आपने एग्स रखे हुए हैं और इसमें यानी कि अपने प्रोसेस उनका चल रहा है। जी बिल्कुल, अभी इसके अंदर तरीकाकार ज़रा बताएं कि कितने दिन पहले आप इसको रखते हैं और टेम्परेचर कितना रखना होता है हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि हमारे कई ऐसे व्यूवर्स हैं जो बर्ड्स लवर हैं, जो मोहब्बत करते हैं वाइल्ड लाइफ से, तो उनके हवाले से आप ज़रा बताएं कि आपका क्या तरीकाकार होता है, किस तरह आप रखते हैं, कितने दिन लगते हैं, और जब वो उसमें से बच्चा निकल आता है उसको आप कितने देर अपना कुदरती माहौल में रखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जब भी जिस तरह से अंडा आता है, अंडे को रिकॉर्ड करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रिकॉर्ड किया जाता है उसको नंबरिंग नोट करने के बाद, फिर यहाँ पे ये जो नीचे है यहाँ पे हम ट्रे में रख देते हैं, उसको ट्रे में रख देते हैं। ट्रे में रखने के बाद 26 to 28 डेज़ का इसका हैचिंग पीरियड होता है, जो ये इस मशीन के अंदर आता है। उसके बाद एक ट्रे होती है नीचे जहाँ पे हैच जो होते हैं चिक्स, वो निकल आते हैं। वो फिर जिस तरह से चिक्स निकलते हैं उनको यहाँ से हम ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करके हमारे पास जो यंग, सबसे जो यंग ब्रूडर स्टॉक होता है उस वहाँ पे हम रख देते हैं। वहाँ पे उसको स्पेसिफिक लाइट, टेम्परेचर सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है, और इवन फीड जो है वो भी उस हिसाब से प्रोवाइड की जाती है जो उनकी एज होती है। और जिस जिस तरह से वो बढ़ते जाते हैं एज में, उनको फिर हम आगे शिफ्ट कर देते हैं एडल्ट स्टॉक के साथ। अच्छा आदिल भाई, ये बताएं कि जो आप इसमें अंडे रखते हैं, क्या उनको वक्तन फ़वक्तन चेक भी किया जाता है? जी बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे हैचरी मैन है और बाकी स्टाफ है जो इस सारे जो है प्रोसेस को चेक करता है, जो यहीं पे मौजूद होते हैं। वो 24/7 यहाँ पे मौजूद होते हैं, हर टाइम किसी भी सिचुएशन में जो है ना वो यहाँ पे मौजूद भी होते हैं, चेकिंग भी करते हैं। लाइट जाती है तो जनरेटर का सिस्टम भी हमारे पास है। इवन हमने एक्स्ट्रा जनरेटर भी रखा हुआ है कि अगर इस जनरेटर को ख़राब हो जाए तो दूसरा जनरेटर यूज़ कर लें, पर मशीन ना ऑफ हो कभी भी। दिन में कितनी बार अंडों को चेक किया जाता है? दिन में जो है मुख्तलिफ 4 बार टोटल चेक किया जाता है। जी, अंडों की जो रोटेशन। अभी आपने इसके अंदर कितने एग्स रखे हुए हैं? अभी इस टाइम जो हमारे पास मौजूद है 195 एग्स अभी इसके अंदर है। तो आप व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि इस जो एरिया है, आदिल भाई क्या व्यूवर्स को हमारे आप दिखा सकते हैं कि एग किस तरह रखे गए, क्योंकि उनके अंदर जो इंटरेस्ट पैदा हो, क्योंकि ये चीज़ें आम नहीं देखने में आती। मुख्तलिफ जगह पे घरों में तो रखे गए होते हैं, लेकिन इस तरह के मतलब माहौल में उनमें नहीं देखा जाता।
बस हल्का ही फुटेज मारनी और कुछ नहीं, ये हल्की सी मार लो, इधर आके मार लो। अच्छा ये बताएं आदिल भाई कि जिस तरह अभी हमारे व्यूवर्स ने देखा कि उसमें एग्स रखे हुए थे, एक बेबी निकल भी आया था, चिक्स जो बच्चा निकल आया था, तो आप ये कितनी देर इस माहौल के अंदर ये चिक रहेगा और कब आप इसको यहाँ से मुंतकिल करेंगे केज के अंदर? इसको यहाँ से जो है ना विद इन 20 मिनट्स जो है, ठीक है, इसको यहाँ से हम शिफ्ट कर देते हैं, जो ब्रूडर है उधर वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हाँ जी 1 दिन के बाद हम शिफ्ट करते हैं, तो ये निकले हुए कभी 1 दिन के करीब हो गया होगा, तो उसको फिर हम उधर शिफ्ट कर देंगे। अच्छा ये बताएं आदिल भाई कि ये जो आपने बताया है कि ये जो काम कर रहा है, क्या सिर्फ इसको आप आके यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जिनको आप चेक करते हैं? नहीं, बेसिकली मशीन, ये तो सिर्फ मशीन है ना, इंक्यूबेशन मशीन है, इसको भी मॉनिटर किया जाता है। फिर जो बच्चे मैंने आपको बताया कि जो बाहर हम शिफ्ट कर देते हैं, उनको भी हर टाइम मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि जितना यंग स्टॉक होता है उसके अंदर मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको भी मॉनिटर किया जाता है। सारा स्टॉक जो है मॉनिटर किया आदिल भाई जो एक मशीन यहाँ पे रखी गई ये भी फंक्शनल है? सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह आपने जो मुख्तलिफ बर्ड्स हैं उनको जो एग्स उनको रखा हुआ है और काम कर रही है? जी बिल्कुल, ये भी सेम तर्ज पे काम करती है। अभी इस टाइम हमारे पास एग्स कम हो गए हैं, इसलिए यहाँ से हमने खाली कर दी है, तो अब दूसरी जो है ना मशीन सिर्फ वही बची है। यहाँ पे ये एक मेंशन किया हुआ है आपने कि सिल्वर फिजेंट, ग्रीन फिजेंट और मुख्तलिफ ब्लैक शोल्डर्स, कॉमन मोर, तो ये ज़रा इसके बारे में बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है और एग्स की तादाद लिखी हुई है? डेली के जो एग्स आते हैं ना, ये देखें यहाँ डेट लिखी हुई है, डेली के जो एग्स आते हैं इंक्यूबेटर मशीन में, ठीक है, वो यहाँ पे हम उसको मेंशन कर देते हैं कि आज इतने हैं तो आज इतने हैं। और जो इसमें जो एग्स ख़राब हो जाते हैं उनको आप अलग कर देते हैं? जो एग्स ख़राब हो जाते हैं उनको अलग कर देते हैं, फिर उसके जब सीज़न एंड होता है कमेटी बनती है, वो कमेटी जो होती है सारे चेक करती है एग्स को, कैंडलिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर जिस एग का जो भी एग ख़राब होता है उसको हम ज़ाया कर देते हैं सारे। व्यूअर्स आपने देखा कि ये जो इंक्यूबेटर मशीन है ये किस तरह काम करती है, आपको यहाँ पे दिखाया भी गया कि बीच में जो एक चिक था, वो भी चिक्स जो छोटे छोटे हैं वो बीच में से निकल आए थे एग्स के अंदर से, और किस तरह यहाँ पे एक टाइम भी बताया गया असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जल्लो पार्क आदिल साहब की जानिब से कि इसका दौरानिया कितना होता है, कितनी देर बाद जो इसमें से बच्चा निकल आता है और कितनी देर बाद यहाँ का जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से उस बच्चे को दूसरे केज में मुंतकिल कर दिया जाता है। आपने आज यहाँ पे बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखी और आपको आज अंदाज़ा हो गया होगा कि जो वाइल्ड लाइफ इंतज़ामिया है वो किस तरह काम करती है, ब्रीड किस तरह करवाती है और जो जानवर हैं उनकी किस तरह देखभाल करती है। जो आप देख रहे हैं वो मैं भी देख रहा हूँ, ये मोर के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे बर्ड्स हैचरी है वहाँ पे रखे गए हैं। आज हमने आपको जल्लो वाइल्ड लाइफ पार्क की सैर करवाई, यहाँ के जो मुख्तलिफ जो सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है हमने आपको वो दिखाया। सबसे पहले हम असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ आदिल के साथ हम जो म्यूज़ियम है वाइल्ड लाइफ वहाँ पर गए थे। आपने वहाँ पे देखा कि म्यूज़ियम के अंदर जो पंजाब के हमारे मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे जो जानवर या परिंदा पाया जाता है उनको वहाँ पे रखा गया था। यहाँ पे जो म्यूज़ियम है यहाँ पे आके जो हमारे विज़िटर्स हैं वो आप कहीं से भी वो आएँ, वो पाकिस्तान भर से आए, वो दुनिया के दूसरे ममालिक से आए, लाहौर से आए, उनको ये चीज़ बताई गई है कि जो परिंदे हैं हमारे अगर पंजाब के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, अगर पहाड़ी इलाका है वहाँ पे कौन सा पाया जाता है, अगर दरियाई इलाका है तो वहाँ पे कौन सा परिंदा ये पाया जाता है, जानवर पाया जाता है, उसकी क्या खुराक है। आपने वहाँ पे देखा बड़ा बेहतरीन एक जो वाइल्ड लाइफ म्यूज़ियम है वो बनाया गया है। इसके अलावा हमने आपको बाद में जो हिरन है नायाब नस्ल के उनकी एक बड़ी तादाद दिखाई कि जिनकी यहाँ पे बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर उनकी ब्रीडिंग की जा रही है, उनसे जो उनकी नस्ल बढ़ाई जा रही है ताकि पंजाब के अंदर जो कुदरती माहौल है वाइल्ड लाइफ का उसको बरकरार रखा जा सके। जो इकसाम वाइल्ड लाइफ की जंगली हयात की मादूम हो रही हैं, जिनकी नस्ल कशी की जा रही है, उनको बचाया जा सके। वाइल्ड लाइफ इंतज़ामिया की जानिब से जो मुख्तलिफ़ जानवर हैं और जो परिंदे हैं उनकी नस्ल कशी, उनको बचाने के लिए, उनकी गैर कानूनी शिकार से उनको बचाने के लिए बड़े बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। बाकायदा तौर पे जो शिकारी हैं उनको पकड़ के उनके ख़िलाफ़ FIRs दी जाती हैं, उनको अदालत का सामना करना पड़ता है, उनको जेल की भी हवा खानी पड़ती है। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि जो गैर कानूनी शिकारी हैं, जो मुख्तलिफ़
दुनिया के ममालिक से जो परिंदे माइग्रेट होकर हमारे पाकिस्तान में आते हैं कि यहाँ पे वो जो सर्दी का मौसम है 3-4-5 माह गुजार सकें, खुदारा उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको आप महाजिर परिंदे समझें, आप उनका गैर कानूनी शिकार ना करें। जो वाइल्ड लाइफ का इदारा है ये इन परिंदों की हिफाजत के लिए बना है, इनकी केयर कर रहा है। आप देखें पूरे पंजाब में जो वाइल्ड लाइफ वाचर्स हैं वो उस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि जो गैर कानूनी शिकार है वो ना किया जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है गैर कानूनी शिकार करने वालों से कि खुदारा आप होश के नाखून लें, इन परिंदों की नस्ल को बढ़ने दें। अगर यहाँ पे महाजिर परिंदे आ रहे हैं तो उनके यहाँ पे आके उनको स्टे करने दें, उनको ज़िंदगी गुजारने दें। और मैं दोबारा बात करूँगा कि वाइल्ड लाइफ पार्क की, जहाँ पे आज हमने आपको मुख्तलिफ जो परिंदे हैं, जानवर हैं, वो हमने दिखाया है कि वो जानवर किस तरह अपनी ब्रीड करते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, क्या खुराक खाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंतज़ामिया की जानिब से उनका किस तरह ख्याल रखा जाता है, उनकी किस तरह देखभाल की जाती है, उनकी सेहत का किस तरह ख्याल रखा जाता है। इंशाल्लाह एक इसी तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।